वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम लोग स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है IAS 20, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अच्छा, कहीं कहीं जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, जैसे हम लोग इस स्टैंडर्ड का नाम है गवर्नमेंट ग्रांट, तो उसके लिए और भी नेम्स होते हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ होते हैं, प्रीमियम्स होते हैं और सबवेंशंस होते हैं। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है हमारा, ये रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट, मतलब कि गवर्नमेंट किसी तरीके से हमें हेल्प कर रहा हो, कुछ कोई बेनिफिट, कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हो या कोई असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हो, तो उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है अपनी बुक्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड का स्कोप है कि भाई ये किस चीज़ पे लगता है और किस चीज़ पे नहीं लग रहा होता। तो जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा स्टैंडर्ड है IAS 20, वो किन चीज़ों पे नहीं लगता, डू नॉट अप्लाई। अच्छा, कोई भी अगर हमारे पास अकाउंटिंग आ रही है, अकाउंटिंग किस चीज़ की हो रही है, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इन FS, रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट्स ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। अगर किसी भी तरीके से चेंजिंग प्राइसेस, किसी भी तरीके की प्राइस चेंजेस हो रही है और उससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग हो रही है, वो अकाउंट फॉर नहीं हो रही होती गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर। इसी तरह अगर कोई हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है, कोई गवर्नमेंट हमें असिस्टेंट दे रही है किस चीज़ में, टैक्स ब्रेक के अंदर, मतलब टैक्स ब्रेक दे रही है, कोई बेनिफिट दे रही है टैक्स के अंदर, बेनिफिट दे रही है, शायद कम ले रहा हो, शायद कम ज़्यादा ले रहा हो, तो अगर कोई भी इन्होंने हमें असिस्टेंस दी है इन टैक्सेशन वाले मामले के अंदर, तो वो भी अकाउंट फॉर नहीं हो रहा होगा अंडर IAS 20। इट शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली। अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी एंटिटी का पार्ट ओनर है, मतलब उसका किसी तरीके से उस कंपनी के अंदर स्टेक है, गवर्नमेंट एक्टिंग एज पार्ट ओनर ऑफ द एंटिटी, तो दिस शुड ऑल्सो बी नॉट अकाउंटेड अंडर IAS 20। और अगर कोई ग्रांट्स हमें मिल रही है, अगर कोई हमें ग्रांट्स मिल रही है जो कि कवर होती है, जो कि कवर होती है अंडर IAS 41 दैट पर्टेन टू एग्रीकल्चर, तो वो भी फिर उसी में डील हो रहा होगा, ना कि IAS 20 के अंदर। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि हम पहले समझ लें कि भाई गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर जो गवर्नमेंट का वर्ड आ रहा है, गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब आ रहा है, उससे लफ्जी मायने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का मतलब सीधी बात है, जो अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही हो वो हो सकती है, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती हैं, कोई सिमिलर बॉडीज़, इसी तरीके की सिमिलर बॉडीज़ हो वो हो सकती हैं, चाहे फिर वो लोकल हो या नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। तो गवर्नमेंट कंट्री की विद इन दी ओन जो ऑपरेट करे गवर्नमेंट हो सकती है, कोई एजेंसी हो सकती है, कोई इसी तरह की कोई सिमिलर बॉडी हो सकती है जो कि ऑपरेट कर रही हो नेशनली, इंटरनेशनली और लोकली। इसी तरह हमारे पास दूसरा वर्ड आता है गवर्नमेंट असिस्टेंस का। तो व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट असिस्टेंस? कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हो, क्या किया हो, गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हो, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। किस चीज़ का? कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एक्शन लिया हो जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो, किसको? किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को या किसी रेंज ऑफ एंटिटीज़ को। किसको? रेंज ऑफ एंटिटीज़ को, जो कि अगर कोई इन्होंने क्राइटेरिया मीट कर रहा हो,
अगर इन्होंने कोई गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया, फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट ने कोई क्राइटेरिया सेट किया है और वो क्राइटेरिया या तो पर्टिकुलर एंटिटी मीट कर रही है या तो हमारी हाँ, तो कोई भी ऐसा एक्शन जो कि गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया हो किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए, अगर उसके लिए कोई क्राइटेरिया सेट किया हो जो कि ये एक पर्टिकुलर एंटिटी मीट कर रही हो या तो कोई रेंज ऑफ एंटिटीज मीट कर रहे हो, और अगर क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो उनको फिर ये इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जा रहा है, विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट असिस्टेंस। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। कोई ऐसी असिस्टेंट जो कि गवर्नमेंट दे रही हो, कोई ऐसे असिस्टेंट जो कि गवर्नमेंट दे रही हो, किस फॉर्म में, ट्रांसफर्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी असिस्टेंस जो कि गवर्नमेंट दे रही हो जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रही है। किन को हो रही है, कोई भी एंटिटी को जो क्वालिफाई कर रही हो, क्या हो रही हो, ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रही हो कोई एंटिटी को, किस लिए, कोई ऐसा एक्शन जो इन्होंने पास में लिया हो या कोई फ्यूचर में लेंगे तो उसकी बेसिस पे इन्हें आज असिस्टेंस या गवर्नमेंट असिस्टेंस या गवर्नमेंट ग्रांट दिए जा रही है, कोई इकोनॉमिक रिसोर्सेज उन्हें दिए जा रही है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा क्राइटेरिया था, कोई ऐसा क्राइटेरिया था जो उन्होंने पास में कंप्लाई कर लिया था, कोई ऐसा काम जो उन्होंने पास में कंप्लाई कर लिया था जिसका बेनिफिट उन्हें आज मिल रहा है। कोई ऐसा क्राइटेरिया जो इन्होंने आज सेट किया है गवर्नमेंट असिस्टेंस के लिए, इन्होंने पहले ही कंप्लाई कर लिया था तो उनको एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट उनको आज ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज या गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। या कोई ऐसा क्राइटेरिया जो कि इनको फ्यूचर में कंप्लाई करना है तो उसकी बेसिस पे उन्हें आज गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल रही है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कंडीशन सेट की है जिसकी वजह से आज उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, वो कल को फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो फिर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट से क्या एग्रीमेंट्स हुए थे, क्या कंडीशन सेट हुई थी, तो उसकी बेसिस पे कभी होता है कि आपको पूरी की पूरी वापसी रीपेमेंट करनी है जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, या कुछ परसेंटेज आपको रीपेमेंट करनी हो। इट डिपेंड ऑन द सिनेरियो, इट डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द एंटिटी एंड द गवर्नमेंट। सो कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो रही हो एंटिटी को बेस्ड ऑन द पास या कोई फ्यूचर कंप्लाइंस, कोई ऐसी कंप्लाइंस जो उन्होंने पास में की हो या उनको फ्यूचर में करनी हो, विथ certain conditions relating to the operating activities of the entity। जाहिर है वो कंप्लाइंस किससे होगी, जो कंडीशन उनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सेट हो रही हो, मतलब उनके बिजनेस से पर्टेन कर रही हो या उनकी इंडस्ट्री से पर्टेन कर रही हो, और वो कैसे मीट होगी, उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से मीट हो रही होगी। ज़ाहिर उन्होंने कुछ काम किया होगा, उन्होंने ऐसा कोई, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कोई एक केमिकल्स की इंडस्ट्री है तो उनके लिए आज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर वो कोई ऐसी मशीनरी लगा लेते हैं जो कि हैज़िडियस, जो हमारे बेकार जो केमिकल या वो कहते हैं ना वेस्टेज जो होती है या पोल्यूशन जो हो रही होती है उसको मिनिमाइज़ कर दे, सही है, मिनिमाइज़ कर दे। हमारी जो इंडस्ट्री उसने पास में ही पिछले या 2 साल पहले फॉर एग्जांपल उन्होंने ये एक्शन पहले ही ले लिया, तो ये ऑलरेडी उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पर्टेन करते हैं ना, क्योंकि उनका काम है केमिकल्स बनाना और केमिकल बनाने से कोई हार्मफुल वेस्टेज अकर होती है, तो उसके लिए उन्होंने पहले ही ऐसे एक्शन ले लिए जो उससे मिनिमाइज़ कर दे, तो वो ऑलरेडी पिछले से 2 साल पहले कंप्लाई कर चुके थे। और जो कुछ एंटिटीज़ हैं वो फ्यूचर में ये नई मशीन लगाएंगी जिसकी वजह से जो वेस्टेज ऑफ केमिकल या वेस्टेज ऑफ पोल्यूशन हो रही है, कोई वेस्टेज हो रही है या हैज़िडियस केमिकल्स निकल रहे हैं या कोई ऐसा
वेस्ट मटेरियल निकलना है जो कि हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो अगर वो फ्यूचर में ये चीज़ ले लेते हैं या इसको सेटअप करने के लिए अभी से कंप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो ये कंडीशन है जो कि उनसे पर्टेन कर रही है उनकी ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है, अब ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ नहीं आती, क्या चीज़ नहीं आती, वो होती है कोई गवर्नमेंट असिस्टेंस जिसकी कोई रीजनेबली वैल्यू जो उनकी हो वो पता ना लग सकती हो। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कोई हमें इंफॉर्मेशन दे दी है, कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें साथ में दे रहे हैं, या कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइडेड कर रहे हैं गवर्नमेंट की, या कोई हमें एक जगह दे दी है पर्टिकुलर जिसकी हम फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते, डिसाइड नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हो गवर्नमेंट के साथ, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही हो गवर्नमेंट के साथ जो के डिस्टिंग्विश ना हो सके उनकी नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन से। मतलब जो कि एक तो उनका फॉर एग्जांपल कोई नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन होती ही है आउटसाइड द गवर्नमेंट, मतलब वो नॉर्मली कस्टमर्स के साथ हो रही है, और एक ट्रांजैक्शन हो रही है गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट के साथ कुछ टर्म्स पे हो रही हो, कुछ फेवरेबल टर्म्स पे हो रही है, कुछ भी कैसी भी कोई सिनेरियो पे हो रही हो, तो वो उससे अलग नहीं कर सकते, इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर। अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो इस गवर्नमेंट ग्रांट वाली डेफिनेशन से एक्सक्लूड हो रही होती है। फिर हमारे पास आता है गवर्नमेंट ग्रांट या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अच्छा, अब इसका जो प्राइमरी कंडीशन होता है, प्राइमरी कंडीशन क्या है इनके पास, प्राइमरी कंडीशन है कि जो एंटिटी को इस ग्रांट के लिए क्वालिफाई करना है, जिस एंटिटी को ये ग्रांट मिलेगी उसको क्वालिफाई अगर ये करना है, क्वालिफाई करने के लिए एक ग्रांट, अगर आपको ये ग्रांट चाहिए तो उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जिस एंटिटी को ये ग्रांट चाहिए उसके लिए उसको कुछ क्वालिफाई कंडीशंस करनी पड़ेगी, और वो कंडीशंस क्या है, कंडीशन ये है कि उन्हें क्या करना होगा, परचेस करना होगा या कंस्ट्रक्ट करना होगा। क्या चीज़, कोई नॉन करंट एसेट जिसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट दी गई है। फॉर एग्जांपल, उन्हें कोई कहा है कि ये आप मशीनरी बाय कर लें, ये वाली मशीनरी बाय करेंगे तो इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आपके नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अगर मैं कहूँ कि उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट दिए कि हमें कोई फैक्ट्री सेटअप कर लें, कोई फैक्ट्री सेटअप कर ले जिसकी वजह से हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से टैक्सेस बढ़ेंगे, या कोई भी रीजनिंग दी है, तो उन्होंने हमें क्या दिया है, ग्रांट दी है। किस चीज़ के लिए, या तो कोई आप पर्टिकुलर एसेट खरीद ले उसके लिए ग्रांट मिली है, या कोई आप फैक्ट्री सेटअप कर ले उसके लिए, हमें कोई बिल्डिंग बना ले फैक्ट्री की उसके लिए हमें ग्रांट मिली। तो हमें उस गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें मिली है उसकी कंडीशन क्या है कि हमें वो गवर्नमेंट बाय करनी पड़ेगी मशीन, तो ही हमें वो ग्रांट मिलेगी, या कोई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी तो ही वो हमें ग्रांट मिल रही होगी। अच्छा, कोई भी ग्रांट जो कि एसेट से पर्टेन नहीं करती, ऑल ग्रांट अदर देन रिलेटेड टू एसेट, ऑल ग्रांट अदर देन रिलेटेड टू एसेट पर्टेन टू ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसको बेसिक अल्फाजों में बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट अदर देन दोस रिलेटेड टू एसेट्स। कोई भी ग्रांट जो कि एसेट के हवाले से ना मिली हो, कोई भी ग्रांट जो कि एसेट को हटा के मिली हो, मतलब एसेट के अलावा मिली हो, किसी पर्टिकुलर एसेट के अलावा मिले हो, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड टू इनकम।
इसका भी क्राइटेरिया कि हम इसको कैसे डील करें अपनी बुक्स के अंदर, वो आगे जाके चीज़ें कवर हो रही होंगी। फिर हमारे पास होता है फॉरगिवेबल लोन्स। जिसके अंदर क्या है भाई, लोन्स फॉर विच द लेंडर undertakes to waive repayment under certain prescribed conditions। ऐसा कोई लोन अगर हमें मिला हो, गवर्नमेंट ने कोई कंपनी या कोई एंटिटी को लोन दिया हो जो कि एज नोन एज फॉरगिवेबल लोन है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एक कंपनी को लोन दे रही है विच इज़ नोन एज फॉरगिवेबल लोन। उसमें होता ये है कि उन्होंने आपको कोई लोन दिया कुछ कंडीशन पे, और अगर आपने वो कंडीशन फुलफिल कर ली तो आपको ये लोन वापसी देने की ज़रूरत नहीं है। जो उसकी रीपेमेंट है वो वेव हो जाएगी, जो उसकी रीपेमेंट है वो वेव हो जाएगी। लेकिन कब, अगर उनकी दी हुई कुछ प्रिस्क्राइब कंडीशंस आपने फुलफिल कर ली हो। कुछ लोन्स होते हैं हमारे पास जो कि हमें सब्सिडाइज रेट पे भी मिल रहे होते हैं। कुछ लोन होते हैं जो कि हमें सब्सिडाइज रेट पे भी मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ द बेनिफिट ऑफ अ गवर्नमेंट लोन एट अ बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज गवर्नमेंट ग्रांट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मार्केट से जाके लोन लेते तो उसका रेट चल रहा है, समझो 10%, 12% उसका रेट चल रहा है सूद का। आपको वही अमाउंट का लोन गवर्नमेंट ने दिया है एट अ रेट ऑफ 5%। मार्केट में क्या चल रहा है रेट, मार्केट में रेट चल रहा है 10% और गवर्नमेंट हमसे कितना ले रही है, 5% ले रही है। तो आपको 5% का जो ये बेनिफिट मिल रहा है, आपको जो 5% कम सूद देना है, जो 5% जो कम सूद देना है, वो आपके लिए एज अ गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट हो रही हो। अच्छा, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैं अगर कहूँ हमें 10,000 रुपये का लोन लेना था, $10,000 का लोन लेना था, हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, लेकिन हमारा कूपन रेट 5% है। कूपन रेट हमारा 5% है, मार्केट में 10% मिल रहा है। तो जो हमें लोन की अमाउंट है ये हमारी अब फेयर वैल्यू पे नहीं होगी। अंडर IFRS 9 हमें इसकी फेयर वैल्यू निकालनी होगी, विच विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी होगी यूजिंग दी मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट से हम इसकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उसकी आज के दिन क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी, वो अब हमारी फेयर वैल्यू ऑफ द लोन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ हमारी फेयर वैल्यू आज के टर्म में ईयर 0 पे बनती है 8,000 रुपये, और हमें प्रोसीड्स कितने मिले हैं, हमें प्रोसीड मिले हैं 10,000 रुपये। तो ये जो 2,000 रुपये का डिफरेंशियल आ रहा है ये होगा ट्रीट अंडर गवर्नमेंट ग्रांट, और ये जो 8,000 रुपये का लोन है ये ट्रीट हो रहा होगा अंडर IFRS 9। अच्छा, अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कैसे कैसे इसको रिकग्नाइज करते जाएंगे एज एन इनकम अपनी बुक्स के अंदर, क्योंकि जाहिर है अभी तो गवर्नमेंट ग्रांट मिली, क्योंकि कंडीशन होगी जो एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट हो रही होगी अपनी बुक्स के अंदर। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट विच विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, तो उसको हमें हर साल कैसे कैसे एमोटाइज करेंगे तो हमारी वो इनकम बन रही होगी। तो हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कंडीशंस। अगर कोई गवर्नमेंट ने सेट की है, कोई ऑब्लिगेशन सेट की हुई है, वो जैसे जैसे फुलफिल होते जाएगी वैसे वैसे हम अपनी बुक्स के अंदर ये गवर्नमेंट ग्रांट को रिकग्नाइज कर रहे होंगे।
और अगर आपको समझना है फेयर वैल्यू क्या होती है तो फेयर वैल्यू हम पहले पढ़ भी चुके हैं, और इसके लिए एक स्टैंडर्ड भी है IFRS 13, जो कि F7 के लिए देख रहे, तो उनके लिए IFRS 13 उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो फेयर वैल्यू क्या होती है? कोई भी ऐसी प्राइस जो कि हमें मिले, किस चीज़ से? सेल ऑफ एन एसेट से, या कोई ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी से। The price that would be received to sell an asset or to transfer a liability in an orderly transaction, between market participants at the measurement date। जिसको ये स्टैंडर्ड पढ़ना है वो जाके IFRS 13 देख ले। सो जो हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल रही होगी, गवर्नमेंट असिस्टेंस जो मिल रही होगी, इट कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो हमें गवर्नमेंट मिल रही होगी वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, मतलब कि जो उसकी असिस्टेंस है, टाइप्स ऑफ असिस्टेंस कैन ऑल्सो वेरी, कि अलग अलग तरीके से हमें बेनिफिट मिल रहा हो, एंड टाइप्स ऑफ कंडीशन कैन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द एंटिटी एंड द गवर्नमेंट, या कंडीशन या कोई भी ऑब्लिगेशन जो भी उनके दरमियान हो रही है उस पर डिपेंड करता है किस तरीके से असिस्टेंस मिल रही है, किस तरीके से हमें कंडीशन सेट करनी है। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्यों मिलती है? तो कोई भी रीज़न हो सकता है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए मिल रही है, कोई नई इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल IT इंडस्ट्री ग्रो हो रही है पाकिस्तान में, तो उसको इनकरेज करने के लिए लो रेट पे लोन दिए जा रहे हो, या कोई ऐसे लोन दिए जा रहे हो जो कि फॉरगिवेबल हो, अगर तो वो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ IT इंडस्ट्री को कह रहे हो अगर आप 1 लाख लोग 2 सालों में एम्प्लॉय कर लेते, जो आप तो आपको अगर अगर हमने कोई लोन दिया है वो माफ़ हो जाएगा, आपको उसको देने की आपसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं कहूँ अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस है उनको लोन की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि अगर आप 15 लोगों को अगले साल तक हायर कर ले तो हम जो आपको लोन दे रहे हैं वो वापसी देने की ज़रूरत नहीं है। या अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल मैं यही IT इंडस्ट्री की बात करूं, जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर हाउस हैं उनको जितनों को भी लोन की ज़रूरत है वो 5% पे दे रहे हैं, जबकि अभी पाकिस्तान में करंटली काइबोर रेट चल रहा है 14-13%। तो एक बेनिफिट दे रहे क्यों? ताकि IT इंडस्ट्री ग्रो करे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले गवर्नमेंट का जो एम होता है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी के अंदर, वो मीट होगा। एम्प्लॉयमेंट मीट होगा तो इनकम आएगी एम्प्लॉयज़ के पास, तो उससे उनको क्या मिलेगा भाई? टैक्सेस मिलेगा। और कितने तरीके के टैक्सेस, वो लंबी कहानी, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ नहीं रहे वरना वो भी आपको समझा सकते थे। खैर, तो उनके लिए बेनिफिट होगा किसी तरीके से, उनको किसी वजह से किसी चीज़ के लिए इनकरेज करने के लिए लोन या गवर्नमेंट ग्रांट दिए जा रही होगी। तो देयर कैन बी डिफरेंट रीजंस। अब जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी उसको हम कब रिकग्नाइज करें अपनी बुक्स के अंदर? तो सबसे पहली बात, एन एंटिटी
should not recognize government grant until it has reasonable assurance that, क्या चीज़, दो कंडीशन है जो कि मीट होने ज़रूरी है, दैट द एंटिटी विल कंप्लाई with any condition attached to the grant। पहली बात कि वो कंडीशन जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के साथ है वो एंटिटी कंप्लाई करेगी कि नहीं, उसको रीजनेबल एश्योरेंस है कि जो कंडीशन उसके साथ सेट है वो कंपनी एंटिटी कंप्लाई कर सकेगी कि नहीं। और दूसरी बात, द एंटिटी विल एक्चुअली रिसीव द ग्रांट, कि उन्हें वो गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मुझे गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो गई है, तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट मुझे पहले मिल भी गई है तो भी मैं इसको अपनी बुक्स के अंदर, मैं अपने बुक्स के अंदर इसको रिकग्नाइज जब तक नहीं करूँगा जब तक मुझे रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज़ का ना हो कि भाई मैं उनकी जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल कर भी पाऊँगा कि नहीं। मैं इसको अपनी बुक्स के अंदर एज अ गवर्नमेंट ग्रांट जब तक ट्रीट नहीं कर सकता जब तक मैं ये रीजनेबल एश्योरेंस मेरे पास ना हो कि मैं इस से रिलेटेड जो जो कंडीशन है उससे कंप्लाई कर सकूँगा कि नहीं। तो इवन इफ द ग्रांट has been received, this does not prove that the conditions attached to it have been or will be, क्या चीज़, फुलफिल्ड। तो ग्रांट मिलना सिर्फ सब कुछ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड अगर कंडीशन आपको नहीं लगता कि आप फुलफिल कर पाओगे तो आप इसको गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज नहीं कर सकते। हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर एक बात लिखी हुई है, IS-20 का जो स्टैंडर्ड है उसके पैराग्राफ नंबर 9 में लिखी हुई एक बात कि द मैनर इन विच अ ग्रांट इज रिसीव डज नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग मेथड टू बी अडॉप्टेड इन रिगार्ड टू द ग्रांट। मतलब कि वो कहता है कि अ ग्रांट इज अकाउंटेड फॉर इन द सेम मैनर whether it is received in cash or as a reduction of liability to the government। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी थी, किस चीज़ के लिए, हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को पे करने की, कोई हम पे लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को पे करने, उन्होंने हमें गवर्नमेंट ग्रांट दी है। गवर्नमेंट ग्रांट किस फॉर्म में दी है कि जो आपकी लाइबिलिटी थी फॉर एग्जांपल 1000 थी, अब हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं 200 रुपये पे, हमें एक उन्होंने बेनिफिट दे दिया है, हमें एक तरीके से छूट दे दी है, एक फेवर दे दिया है, एक ग्रांट दे दिए कि आपकी जो लाइबिलिटी थी जो 1000 रुपये आपको अब हमें दे रहे थे, अब आपको हमें सिर्फ 200 रुपये देने की ज़रूरत है। तो हमें इन द फॉर्म ऑफ एक बेनिफिट दे दिया कि अब हमें हमारी बुक से कम कैश फ्लो जाएगा, हमारे एंटिटी से अब कम आउटफ्लो होगा, किस चीज़ का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। तो IS-20 बोलता है कि कोई भी मैनर हो, चाहे अगर वो हमें हाथ में कैश दे रहा हो या हमें फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी हमारी उन्होंने किसी भी तरीके से रिड्यूस कर दी हो जो कि उन पे लाइबिलिटी हमें पे करनी थी, तो द मैनर इन विच grant is received does not affect the accounting treatment या the accounting method to be adopted
इन रिगार्ड टू दी ग्रांट। कोई भी मैनर हो, कोई भी तरीके से गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही हो, चाहे हाथ में कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश मिल रही हो या इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी मिल रही हो, इट शुड बी अकाउंटेड इन द सेम मैनर जो कि हमें गवर्नमेंट ग्रांट को ट्रीट करने के लिए अप्लाई करना होता है। अच्छा, अगर हमने अपनी बुक्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज कर ली है, तो अगर कोई भी एनी रिलेटेड कंटिंजेंसी should be recognized under IAS 37 once the grant has been recognized। मतलब कि हमें लगता है कि कुछ कंडीशंस हैं जो कि हम फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमें वापसी कुछ हिस्से के पैसे देने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बात बताया ना कि होता है कि कभी कंडीशन ना मीट कर पाए तो हमें कुछ पैसे या पूरे पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हमें लगता है कि ग्रांट हमने आज रिकग्नाइज कर दी और हमें कुछ टाइम बाद लगता है यार कि कुछ कंडीशन हम मीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि एज पर IAS 37 कोई पास इवेंट की वजह से प्रोबेबल चांसेस है एंड द कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, तो हमें लगता है यार हमें कुछ पैसे में से वापसी देने पड़ेंगे, तो हमें वो देखना होगा चांसेस कितने हैं कि हम वो कंडीशन मीट ना कर पाए। अगर हमें लगता है कि वो कंटिंजेंट है तो हम डिस्क्लोज कर देंगे। अगर हमें लगता है प्रोबेबल चांसेस है कि हमें वापसी कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके लाइबिलिटी निकालेंगे या एक्सपेंस निकालेंगे, जो भी हमारा प्रोविज़न बनाएंगे कि भाई अगर हमें लगता है कि हमें कुछ हिस्सा वापसी देना पड़ेगा, तो फिर हम उसकी लाइबिलिटी, उसकी कंटिजेंसी, उससे रिलेटेड प्रोविज़न अपनी बुक्स के अंदर बना रहे होंगे। गवर्नमेंट ग्रांट shall be recognized in profit or loss on a systematic basis over the periods in which the entity recognizes as expense the related costs for which the grants are intended to compensate। क्या मतलब है भाई? जैसे जो हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है उसको बुक्स में रिकग्नाइज करने के लिए कोई सिस्टमेटिक बेसिस होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें कोई किसी रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, फॉर एग्जांपल हमें कोई, मैं कहूँ एसेट है, हमें कोई एसेट के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो हम एसेट से पर्टेनिंग एक्सपेंस कैसे बुक करते हैं? फॉर एग्जांपल इसकी लाइफ है 5 साल, तो ये 5 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? वो 5 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा और इसका एक्सपेंस हम PNL में लेके जा रहे होंगे। तो हमें गवर्नमेंट ग्रांट किस लिए मिला है? इस एसेट को खरीदने के लिए। तो जैसे जैसे इस एसेट का एक्सपेंस इस PNL में जाता है, वैसी वैसी जो हमें ग्रांट मिली है वैसी वैसी वो PNL में एज एन इनकम जानी चाहिए। तो देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक बेसिस कि जिस चीज़ के लिए हमें ग्रांट मिल रही है उससे रिलेटेड कॉस्ट जैसे जैसे PNL में जा रही है, तो वैसे ही वैसे हमें गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। सही है,
मैंने ख़रीदा एक पीपीई जो कि 5 लाख रुपए का है। कितने का है? 5 लाख रुपए का है। और इस 5 लाख रुपए पे मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, मतलब इन्हें मुझे पैसे मिले और मैंने इससे पीपी खरीद लिया। तो मैंने अपनी बुक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, जिस दिन मैंने ये ख़रीदा है उस दिन मैं अपनी बुक्स के अंदर क्या रिकग्नाइज़ करूँगा? एसेट रिकग्नाइज़ करूँगा। कितने का? 5 लाख रुपए का। और क्रेडिट क्या करूँगा? डेफर्ड गवर्नमेंट इनकम या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दूंगा अपनी बुक्स के अंदर, क्योंकि ये अभी हमें रिकग्नाइज नहीं हुई। ये हमें रिकग्नाइज कब होगी? जब हम इस एसेट का एक्सपेंस पीएनएल में जैसे जैसे लेके जाएंगे वैसी वैसी ये डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हम अपनी पीएनएल में लेके जा रहे होंगे। नॉर्मली जो हम एंट्री बना रहे होते हैं अपनी बुक्स में, क्या बनाते हैं? मैं क्या करता? पीपी डेबिट करता 5 लाख रुपए से, और क्या करता? क्रेडिट करता क्या? कैश करता 5 लाख रुपए से। और अगर मुझे सिमिलरली गवर्नमेंट ग्रांट मिलती तो मैं क्या करता? कैश डेबिट कर रहा होता 5 लाख रुपए से, और क्या कर रहा होता? डेफर्ड, और क्रेडिट क्या कर रहा होता? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख रुपए की, क्योंकि ये अभी अपनी बुक्स में रिकग्नाइज नहीं हुई, क्योंकि ये मैं अभी हमने अभी इस चीज़ को अर्न नहीं किया है। अभी हमने इस गवर्नमेंट ग्रांट को अर्न नहीं किया है, तो ये हमारा एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रही है। क्या ट्रीट हो रही है? एज अ लाइबिलिटी ट्रीट हो रही है, क्योंकि इस इनकम को जो बेनिफिट अभी हमें मिला है, एक तरीके से समझो लोन मिला है, एक तरीके से हमें लोन मिला है, हमने इसको अभी अर्न नहीं किया है, अभी इसको हमने रियलाइज़ नहीं किया। ये कैसे रियलाइज़ होगा? टाइम बाय टाइम रियलाइज़ होता जाएगा। तो टाइम बाय टाइम जैसे जैसे रियलाइज़ होता जाएगा वैसे वैसे लाइबिलिटी कम होती जाएगी। तो नॉर्मली अभी मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री नॉर्मली मैंने इसको नेट ऑफ करके बनाई थी। कैसे? पीपी को डेबिट किया जो यहाँ पे हो रहा है, और क्रेडिट किया गवर्नमेंट ग्रांट को जो यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे कैश कट गया। तो अब फॉर एग्जांपल इस जो एसेट हमने ख़रीदा है उसकी लाइफ है कितनी? उसकी लाइफ है हमारे पास 5 साल, 5 ईयर। तो अब ईयर वन पे क्या होगा? ईयर वन पे क्या होगा? ये 5 लाख डिवाइड होगा 5 से, तो 1 लाख रुपए हम अपनी बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल रहे होंगे। क्या डाल रहे होंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डाल रहे होंगे। तो हम ईयर वन पे क्या एंट्री बनाएंगे? डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय 1 लाख, और क्रेडिट क्या कर रहे होंगे? अपना पीपी कह लें, क्रेडिट कर रहे होंगे, या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे होंगे, कुछ भी कह लें, 1 लाख रुपए से। सही है। और सिमिलरली हम दूसरी एंट्री अपनी बुक्स में क्या बना रहे होंगे? जो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट है जो कि रिलेटेड टू है 5 लाख, इसको एमोटाइज कर रहे होंगे एक तरीके से। कितने साल पे? जिस साल पे हमने डेप्रिसिएशन निकाली है, दैट इज़ 5 ईयर्स। तो 1 लाख रुपए हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट आ रही होगी। तो हम इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे बाय डेबिटिंग डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 1 लाख रुपए से, और क्रेडिट कर रहे होंगे अदर इनकम कह लें, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कह लें, कुछ भी कह लें, दैट इज़ बाय 1 लाख। It would be against the accrual concept to credit grant as income on a receipt basis। मतलब कि जैसे हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फ़ौरन वैसे ही रिकग्नाइज कर दें अगर अपनी बुक्स के अंदर, जैसे आज 5 लाख रुपए मिले वैसे ही अपनी बुक्स के अंदर 5 लाख रुपए एज एन इनकम शो कर दे, तो इट विल बी गोइंग अगेंस्ट दी कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल्स। Therefore, a systematic basis of matching should be used। अगर अगर एक कंडीशन है
कि रिसीव बेसिस कब यूज़ होगी। अ रिसीव basis would only be acceptable if no other basis was available। अगर हमें पास कोई अवेलेबल क्या ना हो, बेसिस ही ना हो एलोकेट करने के लिए कि कब कब उसको रिकग्नाइज करे अपनी बुक्स के अंदर, कोई एक्सेप्टेबल बेसिस अवेलेबल ना हो, तो ही एक अलाउबल है, एक तरीके से हमारा स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि उसको हम अपनी बुक्स के अंदर फ़ौरन रिकग्नाइज कर लें ऑन अ रिसीव बेसिस। नॉर्मली जो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट होती है, नॉर्मली जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट होती है वो इजीली आइडेंटिफाइबल होती है। ज़ाहिर है कुछ कॉस्ट इनकट करी होगी उस गवर्नमेंट ग्रांट को लेने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई एसेट लिया है तो वो कॉस्ट हमें रिलायबली मेजर्ड है, उस एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजर्ड होती है। जैसे जैसे वो कॉस्ट इनकट होती जाए, अगर ग्रांट रिलेटेड टू कोई इनकम है, कोई एक्सपेंस हमें हर साल करना है, कोई हर साल हमें एक्सपेंस अकर करना है। फॉर एग्जांपल कोई एसेट से पर्टेनिंग गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली है, बल्कि कोई एक्सपेंस हमें हर साल करना है। फॉर एग्जांपल हमें जैसे कि कोई मार्केटिंग अवेयरनेस करनी है, गवर्नमेंट ने बोला है किसी एंटिटी को या किसी इंडस्ट्री, पर्टिकुलर सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर कि आप ये अपनी मार्केटिंग के अंदर ये बात हर साल बताएंगे। तो वो क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है या गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाली है कि ये मार्केटिंग, हमें किसी भी रीजनिंग की मार्केटिंग हर साल करनी है, तो वो कॉस्ट इनकट हो रही है, तो उससे रिलेटेड वो हमें बेनिफिट भी दे रहा होगा। तो जैसे जैसे कॉस्ट इनकट कर रही होंगी वैसे वैसे वो ग्रांट हम अपनी बुक्स के अंदर एज एन इनकम बुक कर रहे होंगे। एक ये क्वेश्चन है जो कि हम कवर करते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है ऑटो रिसीव अ गवर्नमेंट ग्रांट रिप्रेजेंटिंग द 50% ऑफ द कॉस्ट। कितनी 50% ऑफ द कॉस्ट, जो भी एसेट है उसकी 50% ऑफ द कॉस्ट हमें एज ए गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही होगी ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट विच कॉस्ट 40,000। तो 40,000 का 50% होता है 20,000, जो कि हमें एज एन गवर्नमेंट ग्रांट मिली है। हाउ विल द ग्रांट बी रिकग्नाइज इफ ऑटो कंपनी डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द 5 year यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड और एट द 40% रिड्यूसिंग बैलेंस, और यूज़फुल लाइफ भी 4 years है। अगर तो हम स्ट्रेट लाइन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होगा, हमारे पास हर साल ही 1 2 3 4 के अंदर जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी है, 40,000 है। तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ रही होगी। और यहाँ पे लिखते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। तो हर साल जैसे जैसे डेप्रिसिएशन आ रही है वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वैसे वैसे वो रिकग्नाइज हो रही होगी। तो हमें हर साल एज एन एमोटाइज 5,000 गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स में लिखना होगा। 5,000 ईयर 1 में, 5,000 ईयर 2 में, 5,000 ईयर 3 में और 5,000 ईयर 4 में। ये एज एन स्ट्रेट लाइन मेथड होता। और अगर हम कहते हैं हमारे पास जो मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो ईयर 1 में हमारे पास कितना लगता है, 40,000 का 40% विच विल बी 16,000। तो ईयर 1 में हमारे पास डेप्रिसिएशन कितनी लगती, 16,000। फिर ईयर 2 में हमारे पास कितनी आती, हमारे पास कितना बैलेंस रह जाता, 40,000 माइनस 60,000, तो हमारे पास 24,000 रह जाता।
तो 24,000 का 40% हमारे पास होता 9600, 16,000, 9600। फिर हमारे पास ईयर 3 में आते तो ईयर 3 में हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन रह जाती? 24,000 माइनस 9600 कितना रह गया हमारे पास? 20 और 15 14,400 पे हम 40% लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 5760। और ईयर 4 पे इसी तरह डेप्रिसिएशन आती है हमारे पास, जो रिमेनिंग नेटबुक वैल्यू होती है दैट इज़ 8640। इसी तरह जैसे जैसे अब डेप्रिसिएशन हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से अपनी बुक्स में लेके गए हैं, तो वैसे वैसे जो हमें 20,000 रुपये गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, वैसे वैसे वो उसी मेथड पे पीएनएल में रिकग्नाइज हो रही होगी। तो 8,000 रुपये पहले साल में जाएंगे। 20,000 में से 8,000 गए तो 12,000 बचे। 12,000 पे हमने 40% लगाया तो हमारे पास आया कितना? 4800। फिर हमारे पास इसी तरह सिमिलरली आएगा 2800 और पे जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया 4320। तो जैसे जैसे हमारे पास एक्सपेंस हमारी जिस सिस्टमेटिक बेसिस पे पीएनएल में जाता है, वैसे वैसे उससे रिलेटेड जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो सेम सिस्टमेटिक बेसिस पे हमारे पास पीएनएल में रिकग्नाइज हो रही होगी एज एन अदर इनकम। अच्छा, अब हमने देखा ये चीज़ कि जो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट है, अब गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल के अंदर रिकग्नाइज करने के दो तरीके होते हैं। देर आर टू ब्रॉड अप्रोचेस फॉर अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। एक होता है हमारे पास मेथड विच इज़ नोन एज कैपिटल अप्रोच। देर आर टू मेथड या देर आर टू अप्रोचेस फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। एक होता है हमारे पास कैपिटल अप्रोच और एक हमारे पास होता है, दूसरी चीज़ होती है इनकम अप्रोच। दो अप्रोच होती है, एक हमारे पास कैपिटल अप्रोच और एक होती है हमारे पास इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच में क्या होता है? कैपिटल अप्रोच में ये होता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो क्या होती है, जो रिकग्नाइज होती है, लेकिन इट इज़ रिकग्नाइज लेकिन आउटसाइड प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जो हमारे पास इनकम है, जो इनकम अप्रोच है, उसमें जो हमारे पास ग्रांट होती है वो जो रिकग्नाइज होती है वो किधर होती है? वो होती है रिकग्नाइज विद इन दी प्रॉफिट एंड लॉस। तो देर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस टू रिकग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट। एक के अंदर ये होता है कि जो हमें ग्रांट मिली है वो आउटसाइड दी प्रॉफिट एंड लॉस मिल रही होती है, लेकिन उसको हम दिखा ऐसे रहे होते हैं कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में उसका जिक्र नहीं आ रहा होता। और एक अप्रोच होता है इनकम, जिसके अंदर हम दिखा रहे होते हैं ग्रांट को पीएनएल के अंदर। अब इसके अंदर दो डिबेट्स हैं जो हमारे जो
स्टैंडर्ड है उसके जो पैराग्राफ नंबर है, एक 14 पैराग्राफ है और एक हमारे पास 15 पैराग्राफ है। जिसको पढ़ना वो यहाँ से पढ़ भी सकता है कि देयर आर टू डिबेट, दे उसके ऊपर दो डिबेट है। कुछ लोग जो के इन सपोर्ट है, किस चीज़ के, इन सपोर्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच, इन सपोर्ट ऑफ कैपिटल अप्रोच। वो कहते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ये एज अ फाइनेंसिंग डिवाइस है। क्या है? एज अ फाइनेंसिंग डिवाइस है, हमें एक तरीके से फाइनेंस मिला है। तो ये जो फाइनेंसिंग डिवाइस है ये बल्कि एसओएफपी में रिकग्नाइज होनी चाहिए, ना कि पीएनएल में, क्योंकि ये फाइनेंसिंग सोर्स है। देयरफॉर इट शुड बी रिकग्नाइज इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, जब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, अपना एक्सपेंस को कम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट को ऐड करके अदर इनकम दिखा रहे होते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, ऑफसेट कर रहे होते हैं। प्रॉफिट और वो एक्सपेंस को ऑफसेट कर रहे होते हैं, एक्सपेंस को ऑफसेट कर रहे होते हैं, किससे, इनकम से ऑफसेट कर रहे होते हैं। जिससे रिलेटेड एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है उससे पर्टेनिंग इनकम कर रहे होते हैं, उसको ऑफसेट कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जिनकी डिबेट है कि वो कैपिटल अप्रोच की, वो लोग कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो एज अ फाइनेंसिंग डिवाइस है एंड देयरफॉर इट शुड बी डेल्ड एज एन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रादर देन प्रॉफिट एंड लॉस। और वो कहते हैं क्योंकि इसके अलावा, क्योंकि अगर ये हमें एसेट के लिए मिला है तो हमने वो एसेट परचेज कर लिया, तो हमें तो कोई रीपेमेंट देनी ही नहीं है। अगर हमें कोई रीपेमेंट देनी ही नहीं है, देयरफॉर इट शुड बी रिकग्नाइज आउटसाइड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। उनकी एक और डिबेट ये होती है, जो हमें ग्रांट मिली है, जो हमें ग्रांट मिली है वो इनअप्रोप्रिएट है। वो इनअप्रोप्रिएट किस लिए, मतलब इनअप्रोप्रिएट टू बी रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस है, टू बी रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये हम लोगों ने अर्न नहीं की है अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से, हमने कोई अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसको या ट्रेडिंग एक्टिविटी से अर्न नहीं की है, बल्कि ये हमें एज एन इंसेंटिव मिला है गवर्नमेंट से। हमें कोई गवर्नमेंट से क्या मिला है, इंसेंटिव मिला है। देयरफॉर इट शुडेंट बी रिपोर्टेड इन प्रॉफिट और लॉस, जहाँ पे हमारी इनकम जो रिपोर्ट होती है वो बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो उनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये कि भाई एक ये हमारे पास जो इनकम है वो हमारी फाइनेंसिंग डिवाइस है, देयरफॉर इट शुड बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन रादर देन शोड इन प्रॉफिट एंड लॉस, और से एक्सपेंस को हम ऑफसेट करें। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जो हमें ये इनकम मिली है ये हम लोगों ने अर्न नहीं की है बिकॉज ऑफ अ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, बल्कि ये हमें इंसेंटिव मिला है गवर्नमेंट से, देयरफॉर इट शुडंट बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। फिर जो काउंटर बातें करते हैं, जो कि इन सपोर्ट ऑफ इनकम वाली अप्रोच है, जो कि सपोर्ट है इनकम वाली अप्रोच है, वो कहते हैं जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट जो हमें रिसीव्ड हुई, जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है वो हमें मिली जो है वो हमें एज एन एक्विटी नहीं मिली, वो हमें एज एन एक्विटी हमारे विद इन दी शेयर होल्डर से नहीं मिली। तो क्योंकि ये हमें हमारे शेयर होल्डर से नहीं मिली है, hence they should be recognized in profit and loss in appropriate period। क्योंकि ये हमारे शेयर होल्डर से एज एन एक्विटी इन द फॉर्म ऑफ एक्विटी नहीं मिली, तो ये तो हमारा कैपिटल है ही नहीं, ये हमारा कैपिटल है ही नहीं, और हमें अगर किसी भी वजह से इसको रीपे नहीं करना है तो ये हमारा लोन भी नहीं है। इनका कहना है क्योंकि ये हमें ना एक्विटी मिली है और ना ही अगर हमें किसी भी रीज़न की वजह से, फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवेबल लोन है या हमें कोई एसेट खरीदने के लिए मिला है हमें और उसको वापसी रीपे नहीं करना है, तो ये हमें लोन भी नहीं है हमारा। तो इट शुडेंट बी disclosed, या it shouldn't be reported and it should be shown in the statement of financial position. Instead it should be recognized in profit or loss, but
इन अप्रोप्रिएट पीरियड, जैसे जैसे हम उस कंडीशन को मैच करते जाएं। और दूसरी बात, ये पहले इन्होंने एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दी। दूसरी बात, उनका दूसरा कहना है ये जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ये हम लोगों ने अर्न की है। अर्न कैसे की है कि हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट दी है, गवर्नमेंट ने वो किसी हमारे पास एक्शन की वजह से दी है। मतलब हम लोगों ने कोई वैसे ही पहले ही किसी चीज़ की कंप्लाइंस कर ली थी, फॉर एग्जांपल कोई लॉ की कंप्लाइंस कर ली थी, या कोई न्यू रेगुलेशन की कंप्लाइंस कर ली थी, या कोई न्यू लॉज की कंप्लाइंस कर ली थी, या कोई न्यू एक्टिविटीज़ या कोई न्यू कल्चर की वो कंप्लाइंस कर ली थी। फॉर एग्जांपल न्यू मशीन हम पहले ही ले आए थे, या कोई भी चीज़ जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट हुई हो, या अगर हम लोगों ने थ्रू कंप्लाइंस की हो, हमने क्या की हो, अर्न की हो थ्रू कंप्लाइंस विद देयर कंडीशंस। तो हम लोगों ने इनकी कंडीशन को कंप्लाई किया है, तो हम लोगों ने इसको अर्न किया है। हम लोगों ने क्योंकि इसकी कंडीशंस को कंप्लाई किया है, इसीलिए हमने ये गवर्नमेंट ग्रांट अर्न की है, ना कि हमें ये फ्री में मिली है। हमने क्योंकि लॉस या रेगुलेशन किसी भी चीज़ की जो भी इससे पर्टेनिंग कंडीशन थी उसको कंप्लाई किया था, तो ही हमें ये गवर्नमेंट ग्रांट मिलना नसीब हुई है। इसीलिए इट शुड बी recognized in profit and loss over the period in which the entity recognizes the expense या recognize as expense the related costs for which the grant is intended to compensate। जिस चीज़ के लिए हमें ग्रांट मिली है उससे रिलेटेड जैसे जैसे जब जब हमने एक्सपेंस बुक किया है उसकी वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट बुक हो रही होगी। और एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इनकम and other taxes are expenses, therefore government grant which are an extension of fiscal policies। उनका कहना है कि जैसे क्योंकि अगर हमें कोई टैक्सेस लगता है वो भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पार्ट है वो उनसे उनकी फिस्कल पॉलिसीज़ की वजह से, कोई इनकी रेगुलेशन की वजह से, और जो हमारा टैक्सेस जो लगते हैं वो पीएनएल में जाते हैं, तो ये भी जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो भी उनकी पॉलिसी में डिसाइड हुआ है। तो जैसे पीएनएल के अंदर उनका टैक्सेस जाता है, वैसे ही अगर हमें कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो भी पीएनएल में ही जाना चाहिए। तो और मज़ीद हमारे पास जो स्टैंडर्ड कहता है वो पैराग्राफ में, अब हमने ये चीज़ समझ ली कि देयर आर टू अप्रोचेस, दैट इज़ वन इज़ कैपिटल अप्रोच एंड द सेकंड इज़ इनकम अप्रोच। तो उसका कहना है हमारा जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग पैराग्राफ में फिर ये बात कहता है कि IAS 60 और IAS 20 अपने पैराग्राफ नंबर 16 में कहता है, तो अगर इनकम अप्रोच यूज़ होती है तो गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर इनकम अप्रोच इस्तेमाल होती है तो गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में ऑन अ सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। सही है। और फॉर एग्जांपल अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट है और इनकम अप्रोच यूज़ है, तो जैसे जैसे डेप्रिशिएबल एसेट की डेप्रिसिएशन हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। अच्छा, अब अच्छा, हमने मेथड तो पढ़ लिए कौन कौन से होते, तो अब ये मेथड होते कैसे ये भी देख लेते हैं हम। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि
हमारे पास एक केस है कि उन्होंने बोला अगर आप ये एसेट लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख, अगर वो आप ये एसेट लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे कितनी, 40% ऑफ दी एसेट कॉस्ट, वो आपको गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। ठीक है, मतलब कि 5 लाख का 40% होता है, 40% हमारे पास 5 लाख का 40% होता है 2 लाख रुपए। ठीक है, तो हम ईयर ज़ीरो पे क्या एंट्री बनाएंगे अपने पास। अच्छा, अब मैं दो अप्रोचेस बना देता हूँ। एक हमारे पास है कैपिटल अप्रोच और एक हमारे पास है इनकम अप्रोच। अच्छा, कैपिटल अप्रोच में क्या होगा, वो डायरेक्टली ऐसे रिकग्नाइज करेगा कि उसको दिखाने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो डायरेक्ट वो बोलेगा जैसे 5 लाख का हमारा एसेट था, हमें 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई है। ठीक है, तो हमारा ऑल टुगेदर कितने का पीपी हुआ, हमने जो खरीदा वो 3 लाख रुपए का खरीदा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पीपी डेबिट करेगा 3 लाख से और कैश क्रेडिट कर रहा होगा 3 लाख से कैपिटल अप्रोच के अंदर। इनकम अप्रोच में क्या करेगा, वो करेगा कि भाई क्योंकि हम लोगों ने एसेट कितने का खरीदा है, 5 लाख रुपए का, तो एसेट शुड बी रिकग्नाइज एट 5 लाख और हमने कैश कितना दिया है अपनी जेब से, 3 लाख रुपए दिया और बाकी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख रुपए से करेगा। तो देर इज अ डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है कि पहले वो पीपी कम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं कैपिटल अप्रोच और इन द इनकम अप्रोच वो ज़्यादा पे कर रहा है। यहाँ पे कोई लाइबिलिटी ऐसा रिकॉर्ड, या लाइबिलिटी है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड नहीं हो रही, यहाँ पे ऐसा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड हो रही है। तो अब फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस यहाँ पे आएगा अगर मैं कहूँ कि भाई लाइफ 5 ईयर्स है, लाइफ 5 ईयर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा ईयर 1 पे, वो आ रहा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000 रुपये का। और आप क्रेडिट कर रहे होंगे, क्या क्रेडिट कर रहे होंगे, अलाउंस या पीपी को बाय 60,000। लेकिन अब यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे अब 5 लाख को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आएगी 1 लाख रुपए। कितनी आएगी, 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने बुक किया 1 लाख रुपए और अलाउंस या पीपी को क्रेडिट किया आपने कितने से, 1 लाख रुपए से। तो सिस्टमेटिक बेसिस क्या कहता है इनकम अप्रोच का कि जैसे जैसे उसका एक्सपेंस बुक करेंगे वैसे वैसे उसकी इनकम बुक करेंगे। तो दूसरी एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कितने से, 2 लाख रुपए थे हमारे पास, तो 2 लाख को भी उसी भी सिस्टमेटिक बेसिस पे डिवाइड किया तो हमारे पास 40,000 की गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट हो गई और क्रेडिट क्या होगी हमारे पास, गवर्नमेंट ग्रांट एज एन इनकम या अदर इनकम हमारे पास क्रेडिट हो रही होगी 40,000 से। तो इफेक्ट क्या होगा पीएनएल के अंदर, यहाँ पे ऑलरेडी कम एक्सपेंस किया है, यहाँ पे भी एक्सपेंस सेम ही जा रहा है, 1 लाख रुपए डेबिट हो रहा था, 40,000 रुपये इनकम क्रेडिट हो रही, तो ऑल टुगेदर 60,000 रुपये का इम्पैक्ट आ रहा है, सेम ही आ रहा है। लेकिन देर इज अ टू डिफरेंट वेज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोच कि कैसे अकाउंट फॉर करना है गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी पीएनएल के अंदर। अच्छा, अब जो हम लोग अभी तक चीज़ें पढ़ रहे थे रिलेटेड टू एसेट, वो क्या थे, वो थे डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक हो गया, वो था डेप्रिशिएबल एसेट। अगर हमें कोई ग्रांट मिल रही है, ग्रांट मिल रही है फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, कौन से एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो जो हमें ग्रांट मिल रही है तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी कोई ऑब्लिगेशंस होंगी हमारे ऊपर। ठीक है, जो कि हमें क्या करनी होगी, फुलफिल करनी होगी। तो हमें कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन या कोई कंडीशंस होगी जो कि हमें फुलफिल करनी होगी। तो
जो हमें ग्रांट मिली है वो कैसे रिकग्नाइज होगी, वो ग्रांट कैसे रिकग्नाइज होगी, जैसे जैसे हम इन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इन ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी ग्रांट को रिकग्नाइज करते जाएंगे इन P&L. In case of grant for non-depreciable asset, certain obligation may need to be fulfilled, in which case the grant should be recognized as an income over the period in which the cost of meeting the obligation is incurred. जैसे जैसे इस obligation को meet करने की cost incurred होगी वैसे वैसे हमें अपनी बुक्स में गवर्नमेंट ग्रांट रिकग्नाइज करनी होगी. अब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक लैंड का टुकड़ा मिल गया है. क्या मिल गया है, हमें लैंड का एक टुकड़ा मिल गया है. ग्रांट में हमें लैंड का एक टुकड़ा मिल गया है और हमें कंडीशन दी है कि हम इस पे क्या करें, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें. क्या करें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें. तो जैसे जैसे ये बिल्डिंग, अब जब हमने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, जैसे हमने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली, तो जो इस बिल्डिंग की लाइफ है, फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की अब लाइफ है जो हमने कंस्ट्रक्ट की उसकी 50 साल है, तो इस लैंड की जो वैल्यू है वो कैसे रिकग्नाइज होगी, इस बिल्डिंग की जो लाइफ है उसकी बेसिस पे ये ग्रांट रिकग्नाइज हो रही होगी. क्या होगा, for example, if the piece of a land is granted on a condition that a building is erected, is constructed on it, then the grant should be recognized as income over the life building. तो जैसे जैसे इस बिल्डिंग की लाइफ गुजरती जाएगी, अगले साल 49 हो गया, 48 हो गया, तो वैसे वैसे जो लैंड है इसकी जो वैल्यू है वो एज एन ग्रांटीड हो रही होगी. हर साल वो लाइफ की, किसकी, बिल्डिंग की लाइफ की बेसिस पे एलोकेट हो जाएगी और हर साल ये ग्रांट रिकग्नाइज हो रही होगी. किधर, P&L के अंदर. एक चीज़ जो कि पर्टेनिंग थी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स. फिर होता है फॉर एग्जांपल हमें कोई फाइनेंशियल एड मिली है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, कोई पैकेज के अंदर कोई फाइनेंशियल पैकेज मिला है हमें, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस मिली है. हमें जो ग्रांट का एक तरीके से पूरा पैकेज मिल गया, लेकिन उसमें जो ग्रांट है वो अलग अलग कंडीशन से पर्टेन कर रही है, अलग अलग कंडीशन से पर्टेन कर रही है. तो एंटिटी को चाहिए कि एंटिटी को क्या चाहिए भाई, जो जिस एंटिटी को मिला है उसको क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो आइडेंटिफाई करे, क्या करे, आइडेंटिफाई करे precisely, identify precisely those conditions which give rise to costs, which in turn determines the periods over which the grant will be earned. हमें क्या करना है, अगर हमें कोई फाइनेंशियल पैकेज मिला है तो हमें एंटिटी को चाहिए कि उस एंटिटी जो पैकेज है उसके अंदर ध्यान से देखे कौन सी कंडीशन, वो कंडीशन जो कि किस चीज़ को राइज कर रही है, कॉस्ट को राइज कर रही है, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, वो कौन सी कंडीशंस है उस पैकेज के अंदर वो कौन सी कंडीशन है जो कि कॉस्ट हमें कॉस्ट इनकट करनी है, जिसकी वजह से हमें कॉस्ट इनकट करनी है. तो जैसे जैसे उन कंडीशंस की वजह से कॉस्ट रिकग्नाइज या कॉस्ट हमें इनकट होगी, वैसे वैसे हमें फिर गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज करना होगा. तो हमें क्या करना होगा, ग्रांट को स्प्लिट करना होगा. क्या करना होगा, ग्रांट को स्प्लिट करना होगा ऑन, या स्प्लिट बोल दूं या एलोकेट बोल दूं, स्प्लिट एलोकेट ऑन डिफरेंट बेसिस, जिसकी हमें पता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रांट फाइनेंशियल पैकेज है, सही है, फाइनेंशियल पैकेज है हमारे पास 10,000 रुपये का, और ये 10,000 रुपये कुछ कुछ टुकड़ों में टूटे हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये 5,000 है, ये 4,000 है, नहीं 3,000 है, 1,000 है और 1,000 है.
तो हमें पता है यार ये 5,000 की कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हमें कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो जैसे जैसे हमें ये कॉस्ट इनकर्ड होगी वैसे वैसे ये गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में रिकग्नाइज हो रही होगी। जैसे जैसे ये कॉस्ट इनकर्ड कर रही होगी वैसे वैसे हम इसको तोड़ तोड़ के अपनी पीएनएल में रिकग्नाइज कर रहे होंगे। इसकी कुछ कंडीशंस हैं और इसकी कुछ कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। तो जैसे जैसे कॉस्ट इनकर्ड होगी वैसे वैसे हम इससे पर्टेनिंग गवर्नमेंट ग्रांट अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 10,000 को तोड़ देंगे, एलोकेट कर देंगे उनकी बेसिस पे, डिफरेंट जो भी उसकी बेसिस जो भी कंडीशन है उसकी बेसिस पे तोड़ देंगे। तो जैसे जैसे फिर उनसे रिलेटेड कॉस्ट इनकर्ड होते जाएगी वैसे ही वैसे हमें उनकी ग्रांट अपनी बुक्स के अंदर रिकग्नाइज करना होगा। अच्छा, फिर कुछ ग्रांट ऐसी होती है या कंपनसेशन होती है, ग्रांट या कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस विच इज ऑलरेडी इनकर्ड। क्या मिलती है हमें, ग्रांट मिलती है, कंपनसेशन एक तरीके से मिलती है किस चीज़ की, कोई ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जो कि हम पहले ही इनकर्ड कर चुके हों। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आज ईयर 3 पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, किसकी बेसिस पे, जो मैंने ईयर 1 में एक्सपेंसेस या कुछ लॉसेस बेयर किए थे किसी वजह से, मतलब कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया था जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया था। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो लॉसेस जो मैंने ईयर 1 में इनकर्ड किए थे उस बेसिस पे, उसकी वजह से मुझे आज ईयर 3 में गवर्नमेंट ग्रांट या असिस्टेंस मिल रही है। तो हमें जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, ये जो हमें गवर्नमेंट ग्रांट आज मिल रही है, ये किस लिए मिल रही है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट या मैं कहूँ बल्कि अगर कोई हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है फॉर द कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड, ठीक है, बल्कि मैं इसको ऐसा 2 सिनेरियो में तोड़ देता हूँ। बल्कि अगर मैं कहूँ मुझे क्या मिल रही है, गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स receivable as compensation for expenses or losses already incurred। मतलब मैंने आपको बताया ईयर 3 पे खड़े और ईयर 1 में हमने कुछ एक्सपेंसेस कुछ लॉसेस पहले ही इनकर्ड कर लिए थे किसी वजह से, उसकी बेसिस पे आज हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। और दूसरी बात, या गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है पर्पस for the purpose of giving immediate financial support to the entity with no future related cost, with no future related cost। सही है, अगर कोई हमें आज गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है उसके जो असिस्टेंस हमें आज दिए उसके लिए हमें कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, मतलब कोई कंडीशन अटैच नहीं करनी है, और उस गवर्नमेंट ग्रांट को अवेल करने के लिए हमें कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं हो रही है, कोई कंडीशन अटैच नहीं है, कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं करनी है। ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट या कोई गवर्नमेंट ग्रांट जो कि हमें पिछले लॉसेज या एक्सपेंसेस जो हमें इनकर्ड किए थे उसके लिए आज हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है। तो इस सिनेरियो में they shall be recognized in profit or loss, in profit or loss of the period in which it becomes receivable। जैसे ही हम लाइबल हो जाए कि उसको रिसीव करने के लिए कि हमारे ऊपर अब हम इसको रिसीव कर सकते हैं, हमारे पास अभी अथॉरिटी आ गई कि हम इसको रिसीव कर सकते हैं, जिस मंथ में जिस पीरियड में हम इसको रिसीव करने के लायबिल हो गए तो वैसे ही उसी पीरियड में हम इसको एज ए प्रॉफिट और लॉस में शो कर देंगे एज एन अदर इनकम। इसके लिए कोई कंडीशन अटैच नहीं है, कोई हमें कॉस्ट इनकट नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है।
कुछ गवर्नमेंट ग्रांट होती है, जैसे कि वो क्या होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना है किसी इंडस्ट्री को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आईटी इंडस्ट्री के लिए एग्जांपल दी थी, अब उसके लिए अगर मैं कहूँ उनके लिए कोई बेनिफिट, मतलब उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई है उन्होंने, क्योंकि बस उनको रेस करना है किसी भी तरह अपने आईटी इंडस्ट्री के सेक्टर को। ना कोई एम्प्लॉयज़ रखने की उन्होंने कंडीशन लगाई है, ना कोई इतनी इनकम जनरेट करने की कंडीशन लगाई है, कुछ पर्टिकुलर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ उनको सपोर्ट किया है आईटी इंडस्ट्री को, कोई कंडीशन अटैच नहीं किए। इस बेसिस पे वो गवर्नमेंट ग्रांट दे रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है, मैं फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री भी नहीं कहूँ, कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी थी जिनके पास लाखों एम्प्लॉयज़ थे, और वो किसी भी रीज़न की वजह से अब लॉसेस में आ गई है, और इस लॉसेस में आ गई कि उनको अपनी एंटिटी बंद करना पड़े, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको असिस्टेंस देगी, डायरेक्टली पैसे दे देगी, फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगी, और कोई कंडीशन नहीं अटैच करेगी, क्योंकि उनके लिए एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि क्योंकि अगर हमने इनको सपोर्ट नहीं किया तो ये लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो उनके लिए कोई कंडीशन अटैच नहीं करे, वो बोलते बस तुम लोग इसको पैसे रखो और अपना बिजनेस कोशिश करो चलाओ, ताकि लोगों को अनएम्प्लॉयड होने की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी है, एक पर्टिकुलर एंटिटी को ही क्यों सपोर्ट ना कर रहे हो, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या एक पर्टिकुलर एंटिटी को भी सपोर्ट कर रहे हो बगैर कोई कंडीशन, बगैर कोई कॉस्ट इनकट किए उस एंटिटी के लिए, तो डायरेक्टली पीएनएल के अंदर एज एन अदर इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। अगर कोई कंडीशन अटैच नहीं है, और डायरेक्टली कोई कंडीशन अटैच नहीं है और डायरेक्टली हमें ग्रांट मिल रही है, तो इट शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपर्ली बुक्स के अंदर, हमारी एसओएफपी के अंदर, हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लाहौल वाला कुवत, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए, ताकि लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि क्यों मिली है, किस बेसिस पे मिली है, किस वजह से हमें ये चीज़ मिली है। इसी तरह अगर हमें कोई प्रीवियसली एक्सपेंसेस या प्रीवियसली लॉसेस की बेसिस पे आज हमें ग्रांट मिली है, तो डायरेक्टली रिकग्नाइज हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दिस शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज, ताकि इन्वेस्टर्स, ताकि स्टेक होल्डर्स को पता लग सके कि भाई हमें ग्रांट किस खुशी में मिल रही है। उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने पिछले सालों में इनकर्ड किया था, उसकी बेसिस पे आज हमें ये इनकम मिल रही है। तो आज के लिए यहाँ तक हम रुकते हैं, बाकी हम फिर मज़ीद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर फिर इसको कंटिन्यू